आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो सैलरी है, ठीक है, उसके 5 हेड होते हैं और उस 5 हेड में ये भी एक हेड है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में सीखेंगे कि हमने जो हमें इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, कितना हमें एग्जम्प्ट होता है, ये सभी चीज़ें। सबसे पहले मीनिंग, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। कहते हैं अगर सपोज आपका हाउस है, ठीक है, आपने उसको किराए पे दिया है, ठीक है, बिजनेस पर्पज से नहीं है, आपने बिजनेस के अलावा उससे किराए पे दिया है, तो वहाँ से जो आपको किराया मिलता है वो आपका क्या इनकम है। अब देखिए इनकम है तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही। तो सिंपल कि जो आपने, ठीक है, अपने हाउस को किराए पे दिया है, ठीक है, तो उस किराए से जो आपको इनकम होती है, या उस आपको पर्टिकुलर हाउस से जो आपकी इनकम होती है, उस हाउस पे हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पशन, ठीक है, कि किस केस में हम अपनी जो इनकम है, ठीक है, उसमें हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानते हैं। जैसे कि फर्स्ट, अगर सपोज आपके पास, ठीक है, हाउस है, एक खाली, ठीक है, प्लाट है, एंड उस प्लाट में कोई आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर हेड में काउंट होगी, इस हेड में नहीं काउंट होगी। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है, वो आपने किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है, दी हुई है, तो कहते हैं वहाँ से जो आपको इनकम होती है, कि वहाँ से जो आपको रेंट मिलता है, वो भी कहते हैं इस हेड में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड बट वैकेंट हाउस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका हाउस है, ठीक है, बट वो कहते हैं फुल ईयर, पूरे अकाउंटिंग ईयर में कहते हैं वो खाली रहा, तो वहाँ से तो इनकम तो हुई नहीं, तो वो भी कहते हैं इस हेड में नहीं आती। नेक्स्ट है हाउस यूज्ड फॉर ऑन बिजनेस, की अगर आपने जो हाउस है, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्लाट है, आपने उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया, तो वो भी इस वहाँ से जो इनकम होती है, मतलब कि वो इस हेड में नहीं आती। ऐसे इसके, ठीक है, अलग अलग केसेस हैं, ये जस्ट आपने सिर्फ देखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि हमने अपनी इनकम फ्रॉम अपने हाउस प्रॉपर्टी में जो अपनी नेट टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, वो हमने कैसे निकालनी होती है। ठीक है, इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, उसमें माइनस करेंगे हम म्यूनसिपल टैक्स, तो वो हमें माइनस करने के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम देंगे अपनी डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन होगी 2 टाइप की, ठीक है, फर्स्ट होगी स्टैंडर्ड, सेकंड होगी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके पास लास्ट में बचेगा वो क्या होगा, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFHP। ठीक है, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है फिक्स है। अब इस स्ट्रक्चर में हमने सीखना क्या है। एक फर्स्ट हम सीखेंगे GAV की मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हम निकालना सीखेंगे। सेकंड हम क्या निकालना सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ये जो होती है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये जो होता है आपके म्यूनसिपल टैक्स, ठीक है, ये फिक्स होते हैं। ये हम कि आपको समय गिवन होता है कि आपने इतना टैक्स लगाना है, आपने इतना उस पर छूट देनी है। ठीक है, ये दोनों तो फिक्स हैं, तो बचे ये दोनों। ठीक है, तो आज हम करेंगे ये वाला कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, ठीक है, उस केस में आपको अलग अलग वैल्यूज़ गिवन होती है एक ही हाउस की। ठीक है, हाउस एक है बट एक ही हाउस की आपको अलग अलग वैल्यूज़ गिवन होती है, एंड उस वैल्यूज़ की आपने के कंपेयर करके आपने एक अपनी GAV निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन होती है। वैल्यूज़ कंसीडर्ड इन IFHA, ठीक है, ये, और वैल्यूज़ कंसीडर्ड इन JAV। 4 टाइप की, ठीक है, वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट होती है MV, जिसे हम कहते हैं म्यूनसिपल वैल्यू। ठीक है, ये क्या होती है, कहते हैं वैल्यू डिसाइडेड बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेट। ठीक है, कि जैसे आपको पता है कि सपोज अगर आपका एक हाउस है, ठीक है, जिस लोकेलिटी में है, ठीक है, तो उस लोकेलिटी की कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेट तो होगी ना, तो कहते हैं वो जो आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेट है, कहते हैं वो आपकी हाउस से कितना टैक्स है, कितना आपका रेंट है, जिसे हम कहते हैं कितनी वैल्यू डिसाइड करती है, उसे हम कहते हैं MV। ठीक है, सिंपल वैल्यू डिसाइडेड बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेट। ठीक है, सेकेंड होती है आपकी FRV। अब FRV का मतलब क्या होता है, फेयर रेंटल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ अ सिमिलर हाउस में फेच इन अ सिमिलर लोकेलिटी। ठीक है, सपोज अगर आपने हाउस लेना है, ठीक है, एक अच्छी सी लोकेलिटी में लेना है, तो आप जाके पूछते हो ना कि हमें इस लोकेलिटी में हाउस कितने का मिलेगा, तो वो जब आप पूछते हो कितने का मिलेगा, तो वो होती है आपकी FRV। ठीक है, सिंपल इसका बताऊँ तो कि सपोज, ठीक है, आपका एरिया है, ठीक है, एरिया में जैसे कि पता अलग अलग हाउस होते हैं, तो कहते हैं अगर आपने उस एरिया में, ठीक है, एक हाउस को लेना है, ये जैसे कि सपोज अगर आपका हाउस वहीं पहले पे वहीं है, ठीक है, वहीं पे है, तो अगर आपने पता करना है कि हाँ भी मेरे साथ वाले हाउस का क्या प्राइस क्या चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं FRV, फेयर रेंटल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ सिमिलर हाउस, कि आपके हाउस तो है, ठीक है, बट आपके हाउस को जो सिमिलर हाउस है, कि आपके जैसा जो हाउस है, ठीक है, सेम लोकेलिटी में, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में, उसका मतलब होता है FRV। ठीक है, नेक्स्ट आपका SR का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कहते हैं रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। अब देखिए आपका ना कंट्रोल एक्ट होता है जिसे हम कहते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है, कहते हैं ये हर एक हाउस की एक फिक्स जो वैल्यू है, इस फिक्स जो रेंट है वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई अगर ये हाउस है तो इस हाउस का एटलीस्ट हमें इतना रेंट तुझे आना चाहिए, और तूने इतना रेंट तूने लेना है, ठीक है, किसी से भी, तो ये आपकी फिक्स होती है, रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, सब में आपको सब कुछ गिवन होगा।
आपको जिस इसका मीनिंग पता होना चाहिए। लास्ट होती है आपकी एक्चुअल रेंट रिसीव, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ARR, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि रेंट एक्चुअल रिसीव बाय द ओनर, ठीक है। जैसे कि सपोज कि आपका, ठीक है, हाउस की वैल्यू थी, मान लो मार्केट वैल्यू, ठीक है, 10,000 वैल्यू थी उसकी रेंट की, बट आपने उसको किराए पे दिया एट रेट 12,000 पर एनम के, सॉरी पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो जो 12,000, ठीक है, आपने जो रेंट कमाया है या जो आपने रेंट कलेक्ट किया वो क्या होगा आपका ARR, क्योंकि आपको कितना आपने रेंट लिया मकान मालिक ने अपने किराएदार से, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो आपने, ठीक है, हाउस किराए पे दिया है, इसके दो सिचुएशन होगी, ठीक है। यहाँ तो कहते हैं फुल टाइम, ठीक है, वो किराए पे दिया, हमकी पूरे 12 महीने वो किराए पे, ठीक है, रहा। सही है। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि वो उसमें कहते हैं जो अगर 12 महीने तो कहते हैं किराए पे नहीं दिया आपने, उसमें पहले 2 महीने 3 महीने में कि कुछ महीने खाली रहा और कुछ महीने उसने आपने इसको रेंट पर चढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम दोनों केस, ठीक है, करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं सिंपल वाला केस जिसमें हम कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट GAV, ठीक है, कि जब आपने अपना जो हाउस है वो कंप्लीट 12 मंथ के लिए दिया हो किराए पे। सिंपल केस में, ठीक है, GAV निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या, सिंपल जिसे हम कहते हैं सिंपल रूल क्या होता है, HLH, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है HLH, H मतलब हायर, लोअर और हाई, ठीक है। हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, हाई, लो और हाई, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जैसे कि आपको एग्जांपल गिवन है, ठीक है, वहाँ आपको गिवन है FV गिवन है, MV गिवन है, SR गिवन है और AR गिवन है, ठीक है। तीनों वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज उनको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सभी क्या करना है, कंपैरिजन। देखिए कहते हैं फर्स्ट आपका रूल क्या है H, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि F और M में कि जो फेयर रेंटल वैल्यू है और जो आपकी म्यूनसिपल वैल्यू, ठीक है, दोनों की जो वैल्यू है दोनों को कंपेयर करके जो आपकी सबसे हाईएस्ट अमाउंट आएगी, ठीक है, उससे हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट कितनी थी हमारी 120, ठीक है, इसे मैंने लिखा। कहते हैं उसके बाद जो आपकी हाईएस्ट अमाउंट है, इसके बाद नेक्स्ट आपका रेंट कौन सा है, SR, ठीक है। SR मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड टैक्स, ठीक है, वो कितना है 110। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद, ठीक है, 120 एंड 110 को, ठीक है, कंपेयर करने के बाद जो आपकी सबसे कम वाली अमाउंट होगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी ER का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। कि इतनी सभी कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट नेट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने जो रेंट है, ठीक है, अपना हाउस है, उस रेंट का मिनिमम इतना तो मैं लूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट होता है ARR का मतलब होता है कि आपने असल में इतना लिया, ठीक है। अब देखिए आपने एक्सपेक्ट कितना किया था 110, आपने लिया कितना 130, ठीक है। तो दोनों में से कहते हैं जो ज़्यादा होगा वो उसी हम टैक्सेबल करेंगे ना। तो ये है आपका HLH रूल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले दोनों का कंपैरिजन किया, ठीक है, F और M को कंपैरिजन करने के बाद दोनों में से जो भी हाईएस्ट अमाउंट है उससे लिखा, ठीक है। देन उस अमाउंट को मैंने अपनी नेक्स्ट वाले अमाउंट्स के साथ क्या किया, कंपेयर किया। इस दोनों में जो हमारी कम वाली अमाउंट होगी, सबसे लो अमाउंट होगी, उससे हम लेंगे। देन इस अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे मेरे लास्ट अमाउंट के साथ। दोनों में से जो हाई अमाउंट होगी वो क्या होगी हमारी GAV, सिंपल केस में, ठीक है। अगेन रूल आपका यही लगा कि पहले आपने क्या देखना है, हाई वैल्यू, देन देखनी है आपने लो वैल्यू, देन आपने क्या देखनी है अगेन हाई वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में से हाई कौन सी थी 120, देन 120 एंड 110 में से लो अमाउंट कौन सी थी 110, देन 110 और 130 में से दोनों में से अपनी हाई अमाउंट कौन सी थी 130। तो ये है आपका GAV, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ, ठीक है, GAV बोथ अनरियलाइज्ड वैल्यू और वैकेंसी, ठीक है। कि जब आपका जो हाउस है, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए खाली भी रहा हो, ठीक है, और कुछ टाइम पे आपने उसको किराए पे दिया है, ठीक है, और वो जो आपको किराया मिला है, ठीक है, उसमें से आपको कुछ किराया दिया नहीं गया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, वैकेंसी मतलब खाली, ठीक है, कि सपोज अगर आपका हाउस है, ठीक है, वो 2 महीने रहा खाली, बाकी के 10 महीने वो रहा किराए पे, ठीक है। अगेन 2 महीने, ठीक है, वैकेंट रहा था और 10 महीने क्या था किराए पे था, ठीक है, रेंट पे था। अब कहते हैं अगर मैं डिसाइड किया है मैंने कि 1 महीने का रेंट मान लो 5,000 है, ठीक है, तो आपका रेंट आपको कितना मिलना चाहिए था 50,000, ठीक है। 5 महीने का रेंट, ठीक है, और 10 महीने रेंट पे चढ़ा तो कितना हो गया 50,000, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि सपोज जो आपको किराएदार है, ठीक है, वो कुछ पेमेंट नहीं करता, ठीक है, या आपको कुछ रेंट नहीं टाइम पे देता या देता ही नहीं है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं अनरियलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, कि आपको जो रेंट, ठीक है, मिलना था वो अभी तक आपको मिला नहीं, ठीक है, रिलीज ही नहीं हुआ, तो उससे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। रेंट जैसे कि सपोज 50 आपको मिलना था, ठीक है, इस 50 में से मान लीजिए आपको 1 महीने का रेंट मिला नहीं, इट मीन्स आपको 5,000 नहीं मिला, ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे सिंपल माइनस, क्योंकि आपको मिला कितना 45 मिला ना। देखो ना, आपने डिसाइड किया था कि हाँ भाई 10 महीने आप तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और 1 महीने का किराया है 5,000, ठीक है। तो आपने जो इनकम है आपकी होनी चाहिए थी इनकम 50,000, ठीक है, 5,000 मल्टीप्लाई 10 50,000 आपकी कमाई होनी चाहिए थी। बट लास्ट में आपको पता चला कि उसने तो 1 महीने, ठीक है, 1 महीने का उसने किराया दिया नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ना 50 में से 45,000, तो आपके पास नेट आपकी कितनी कमाई हुई 45,000, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि जब आपके केस में, ठीक है, वो दोनों चीज़ें हों, एक तो अनरियलाइज्ड वैल्यू भी हो और वैकेंसी भी हो, ठीक है, देन उस केस में आप GAV कैसे निकालोगे, ठीक है। जो हमने पहला मेथड किया वो तो सेम है, बस ये दोनों की आपने एडिशन हो जानी है उसमें, ठीक है। अब देखिए इस केस को समझने के लिए सबसे पहले अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। इसमें आपको क्या गिवन है कैलकुलेट ARV एक्चुअल रेंट वैल्यू, ठीक है,
फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो आपको एक्चुअल रेंट गिवन है, ठीक है, FR गिवन है, MRV गिवन है और स्टैंडर्ड गिवन है, ठीक है। सबसे पहले लिखूंगी मैं, सबसे पहले FR, ये दोनों में से कोई भी, MRV और FRV, ठीक है, ऐसे लिख लिया। आपका MRV है 60,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, सॉरी पर ईयर के अकॉर्डिंग है। FR गिवन है आपका 66,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, SR स्टैंडर्ड रेंट है 69 है। एक्चुअल रेंट है यह आपका है 7,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। इट मीन्स 7,000 मल्टीप्लाई 12 आपका कितना हो गया, 84,000, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नीचे आपको क्या गिवन है, कहते हैं असेसी मतलब कि जो ओनर होता है, ठीक है, असेसी कुड नॉट रिलाइज रेंट फॉर 2 मंथ, ठीक है, उससे 2 महीने का रेंट तो मिला ही, ठीक है। अब देखिए हमने देखा था कि उसने लेना था 7,000 के 1 महीने के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं देखूँ कि उसने पूरे साल की कितनी कमाई की होगी, तो उसने की होगी 84,000, ठीक है। तो जब मैंने उससे पूछा कि हाँ भी तूने 84,000 ही कमाया है, तब उसने मुझे बताया कि नहीं, कि मुझे, ठीक है, पिछले साल 2 महीने का किराया तो मुझे मिला नहीं। इट मीन्स ये जो 84,000 है, ठीक है, इसमें से मैं 2 महीने का किराया कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, क्योंकि वो तो मुझे मिला नहीं ना। तो जो चीज़ आपको मिली ही नहीं, ठीक है, जिस चीज़ की आपको इनकम ही नहीं हुई, तो उसका आप टैक्स क्यों पे करोगे, ठीक है। तो जो चीज़ आपको नहीं मिली, जिसकी आपको इनकम नहीं हुई, इट मीन्स उसे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। 70,000 ये है आपका एक्चुअल रेंट, ठीक है, जो आपने इस साल कमाया है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड हाउस ऑल्सो रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, कि 2 महीने जो हाउस है, ठीक है, वो खाली रहा, ठीक है। अब देखो जो वैकेंसी है, ठीक है, इससे हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं हमारी वैल्यू, ठीक है। दोनों में से क्या लेना था, पहले हाई, रूल क्या था, HL और H, सबसे पहले हाई देन लो देन अगेन हाई। दोनों में से अमाउंट कौन सी लेनी, हाई वाली। हाई कौन थी, 66, ठीक है। अब देखिए 66 अगेन मैंने कंपेयर करूँगी 69 के साथ, दोनों में से लो कौन सा है, अगेन 66 है, ठीक है। ये है मेरी हाई वाली अमाउंट, ये है लो की अमाउंट, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ एक्चुअल रेंट मैंने कितना कमाया, 70,000, ठीक है, तो 70 यहाँ लिखूँगी मैं। अब दोनों में से क्या लूँगी मैं, हाई वाली वैल्यू। दोनों में से हाई कौन सी है आपकी 70,000, ठीक है। तो ये है मेरी 70,000, क्या है मेरी अपनी GAV के ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बट नहीं है। तो उसके आपको जो पता लगा कि हाँ भी आपका जो हाउस है, कहते हैं वो 2 महीने तो खाली रहा। इट मीन्स ये जो GAV है, ठीक है, इसमें 2 महीने का मुझे किराया तो मिला नहीं, ठीक है। तो वो भी मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी, ठीक है। वो करेंगे आप लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी फॉर 2 मंथ, कि 2 महीने जो मेरा हाउस खाली रहा, ठीक है, उसका मुझे किराया नहीं मिला, तो वो लॉस हुआ, तो वो मैं माइनस करूँगी, ठीक है। तो देन अगेन 7,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मंथ, ये आ गया आपका 14,000, ठीक है। तो ये 70 में से 14 माइनस किया, ठीक है, तो आपका नेट आंसर कितना आएगा, 56,000, ठीक है। तो ये 56,000 जो है, ये है आपकी क्या है, GAV, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या सीखा, ठीक है, कि जो रिलाइज वैल्यू, ठीक है, वो मैंने कहाँ माइनस की, अनलाइज वैल्यू, वो मैंने की यहाँ माइनस एक्चुअल रेंट में, ठीक है, क्योंकि वो तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने पहले से माइनस कर दिया, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या थी, वैकेंसी। ये वैकेंसी मैंने कहाँ माइनस की, सबसे लास्ट में, ठीक है। जो मेरी हाई अमाउंट है, ये वाली हाई अमाउंट, इसे निकालने के बाद लास्ट में मैंने इसको माइनस किया, ठीक है। इसी से ही आपका एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं अपना स्ट्रक्चर, वो जनरेट होता है। ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लेना था, MV और FV, ठीक है, दोनों को कंपेयर किया, क्या निकाला मैंने, हाई वैल्यू, ठीक है। ये जो हाई वैल्यू, इसको मैंने कंपेयर किया अगेन SR के साथ, दोनों में मैंने क्या लूँगी मैं, लोअर अमाउंट लेने के बाद इस L को और एक्चुअल रेंट को, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअल रेंट लिखा है मैंने। अब देखिए मैंने पहले आपको बताया था, अनलाइज का मतलब क्या होता है कि आपको वो जो पैसा है वो मिला है, ठीक है। इट मीन्स आपने जितना सोचा था, ठीक है, उससे आपको कम मिला है, तो यहीं पर आप अपनी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। जितना आपको मिलना था माइनस जितना आपको नहीं मिला, जैसे कि इस केस में आपको मिला था 84, ठीक है, बट आपको 14,000 नहीं मिला 2 महीने के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने पहले से यहीं पे माइनस किया, ठीक है। इट मीन्स आपको असल में कितना मिला होगा, 70,000, जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद ही यहाँ अमाउंट लिखनी है, ठीक है। यहाँ आपने 84 नहीं लिखना, तो यहाँ मैं लिखूँगी, ठीक है। यहाँ नीचे फॉर्मूला में लिखा है मैंने, रेंट रिसीव माइनस अनरिलाइज्ड रेंट, ठीक है। उसके सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों अमाउंट को जब मैं कंपेयर करूँगी अपनी लोअर अमाउंट को, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, कंपेयर करूँगी मैं अपनी एक्चुअल रेंट के साथ, ठीक है। दोनों में जो आपकी हाई अमाउंट होगी, उससे मैं देन अगेन उसमें अगर कोई वैकेंसी होगी, ठीक है, उस हाई अमाउंट के बाद मैं वैकेंसी माइनस करूँगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ इस केस में लो थी 66, हाई थी 70, ठीक है। दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो मेरी हाई कितनी आ गई, 70,000। वैसे अगर वैकेंसी ना होती तो ये आपकी क्या नहीं थी, GAV, ठीक है। बट इस केस में वैकेंसी थी, तो ये हाई अमाउंट है, ठीक है। हाई अमाउंट के बाद मैं वैकेंसी को माइनस करूँगी, ठीक है। यहाँ आपकी वैकेंसी कितनी थी, 14,000 की, तो वो मैंने माइनस किया। नेट आपकी जो बचा वो क्या होगा आपका, GAV, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने ऐसे लिखा है, हाई अमाउंट निकालने के बाद लास्ट में अपने क्या माइनस करना है, वैकेंसी, या जिसे हम कहते हैं लॉस। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी कौन सी अमाउंट होगी, GAV की, ठीक है।
तो देखिए GAV तो हो गया, ठीक है। अब देखिए म्यूनसिपल टैक्स क्या होता है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस लोकेलिटी में आपका, ठीक है, हाउस होता है, उस लोकेलिटी की कॉर्पोरेट होती है जिसे हम कहते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेट, ठीक है। अब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेट होती है वो आपके लिए क्या करती है, अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे कि साफ़ सफाई करने की सर्विसेज, कुछ सड़कें बनाने की सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो अपनी सर्विसेज करती हैं, ठीक है, वो जो कॉर्पोरेट है उसके लिए वो आपसे कुछ टैक्स भी चार्ज करती है, ठीक है, उससे हम कहते हैं म्यूनसिपल टैक्स, ठीक है। ये आपको जैसा सम में गिवन होगा आपने ऐसा ही निकालना है, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर आपको बोला है कि ये जो टैक्स है ये 5%, ठीक है, तो आपने 5% निकाल के माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल आपको गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या थी आपकी NAV निकल जाएगी, ठीक है। NAV निकालने के बाद आपकी लास्ट में आपने क्या देना है, डिडक्शन, ठीक है। उसमें आपकी 2 टाइप की डिडक्शन थी, ठीक है। पहली कौन थी, स्टैंडर्ड, वो आपकी फिक्स होती है, यहाँ में लिखा भी है मैंने 30% ऑफ NAV, ठीक है। कि सपोज अगर आपकी यहाँ मान लेते हैं हम कि आपकी जो GAV है, ठीक है, वो सपोज 1 लाख है, ठीक है, एस्टिमेट हमने की है। और आपको जो म्यूनसिपल टैक्स है वो भी आपको गिवन है, फिक्स है कि आपने 5,000, ठीक है, अपने टैक्स पे करने हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये जो 5,000, ठीक है, इसके लिए आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इफ़ इट इज़ एक्चुअली पेड का मतलब होता है कि आपने असल में, ठीक है, उसको पे किया होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग वाला यहाँ पे काउंट नहीं होता। ये नहीं कि आपने ये 5,000, ठीक है, देने हैं, देने वाली चीज़ नहीं काउंट होगी, ठीक है। अगर आपने म्यूनसिपल टैक्स खुद पे किया है, ठीक है, अपनी पॉकेट से पे किए, तभी आपको उस केस में डिडक्शन दी जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन कौन सी है, पेड बाय द ओनर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये टैक्स है, ठीक है, ये ओनर ने ही पे किया होना चाहिए। ओनर मतलब कि जिसका वो मकान है, ठीक है, ना कि किराएदार। अगर किराएदार ने ये टैक्स पे किया तो आपको किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर मकान मालिक ने दिया है, ठीक है, ये टैक्स, देन आपको उस केस में डिडक्शन दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनकम आपकी, ठीक है। अगर उस इनकम पे आपने खुद टैक्स पे किया तभी मैं आपको उस पर छूट दूँगी ना। तो यहाँ पर सपोज हम मान के चलते हैं कि इसका 2,000 पे किया अपने टेंटेंट ने। टेंटेंट का मतलब क्या होता है, आपका किराएदार, ठीक है। तो 5 में से 2 तो उसने पे किया, मैंने कितने पे किए, 3,000, तो ये मैं माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो बचा के मेरे पास कितना बचा, 97, ठीक है। तो ये 97 क्या है, आपकी नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, NAV, ठीक है। उसके बाद आपको ये थी आपकी डिडक्शन, ठीक है, माइनस करेंगे हम। उसमें आपकी फर्स्ट क्या थी डिडक्शन, ST का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। ये भी आपकी फिक्स होती है 30% ऑफ NAV, ठीक है। कि जो आपने NAV निकाला हर केस में, ठीक है, उसका सिंपल 30% आपको क्या मिलेगा, आपको छूट मिलेगी। अब देखिए 97,000 का 30% कितना होगा आपका, 29,100, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आप इससे माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको सपोज यहाँ सब में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है आपकी 9,000, ठीक है, मान लो, नहीं 91,000, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। तो आपको इस सब में गिवन है कि आपका जो इंटरेस्ट है बोरोइंग्स है वो भी आपको गिवन है 91,000, ठीक है। तो वो आपको गिवन है तो आपने कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल सी बात है। तो इससे मैं क्या कर देंगे, सिंपल माइनस, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, माइनस करने के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या बचा, 97 प्लस 29,100 प्लस 91,000, ठीक है, 58,800, ठीक है। ये है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इस केस में मैंने आपको यहाँ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स तो बताया, ठीक है, बट आपको सब में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स मोस्टली नहीं गिवन होता। तो ये जो चीज़ है ये आपने खुद निकालनी होती है, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में से बताऊंगी मैं कि आपने इसको इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स को कैसे निकालना है, ठीक है, प्लस इसका मीनिंग क्या होता है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। आज आपने क्या सीखा, इतने यहाँ तक बस। GAV निकालना हमने सीखा, म्यूनसिपल टैक्स का ये तो आपको पहले से गिवन होता है कि यहाँ भी इतना मैंने लगाना है, ठीक है, ये तो आप उस अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। एंड आपकी जो है ST ये आपकी फिक्स होती है 30% ऑफ NAV, ठीक है। उसके बाद लास्ट ये टॉपिक जो है, ठीक है, इसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको।